तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 28 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और यदि आप लोग 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल बहुविकल्पी प्रश्नों में आते ही आते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और साथ ही में 28 के 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको आज के आज ही तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा और आपको 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे करके। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही में हर एक 28 प्रश्न का आपको यहाँ पर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और 28 के 28 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। जितने भी प्रश्न के आएंगे उसको तो आपको बताना ही, साथ में जितने प्रश्न के आंसर आपको नहीं पता होंगे उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हर एक क्वेश्चन का आप लोग जब आंसर कमेंट में कमेंट कर दोगे तो ये आपके 28 के 28 प्रश्न आज के आज ही तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अभी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी आपके वायरल प्रश्न हैं और आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और 2010 से लगातार जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 से आ रहे हैं 23 तक, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज के एक ही वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और ये आपके 28 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो 70-75 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सभी को तैयार करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर के वहां से सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। लेकिन यदि आप लोग केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपीज रखा गया है, इसके अंतर्गत आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और उसी नंबर पे आपको पेमेंट करके उसी नंबर पे जब आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दोगे पेमेंट का तो फिर आपको वहाँ पर टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी में वो सारे के सारे आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ आपको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 बायोलॉजी के 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इस प्रकार से एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए एक एक पेज लेकर के आते हैं और सारे क्वेश्चन को आपको करवाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है कहलाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने कमेटी में भी डाला था तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत ही गलत जवाब दिया इसका कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है, और आप लोगों ने कमेंट क्या किया था, नाभिक कहलाता है। बहुत ही गलत वो आंसर है आपका। आपका सही आंसर इसमें हो जाता है नाभिका। ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नाभिका यानी कि हाइलम, ये आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है वो आपका नाभिका कहलाता है। नाभिक नहीं या निभाग नहीं, नाभिका कहलाता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन था ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे आप लोग कमेंट करके बता दो कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है वो आपका नाभिका कहलाता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लो अभी के अभी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर याद करते हुए चलना है ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न आज के आज ही तैयार हो जाएं और जब आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा देने जाओ तो वहां आप लोग अच्छा इसको कर पाओ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है या फिर पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है या फिर शुक्राणु के माप से या फिर अंडाणु के माप से होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी याद कर लेनी है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो ये चीज आप लोग 2-3 बार मेरे साथ रिपीट करो कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। 2-3 बार आप रिपीट करोगे ना, आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और ये आप लोग भूलोगे नहीं और कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, दोनों को आप लोग अभी के अभी रिवीजन करो, याद करो और साथ ही में कमेंट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो हम लोग को बताना है कि गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया यूक्रोमैटिन से,
दूसरा आपका दिया गया हेट्रोक्रोमेटिन से, तीसरा आपका दिया गया दोनों या ए व बी दोनों से, तथा चौथा इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि जो गुणसूत्र का निर्माण होता है वो आपका क्रोमेटिन से भी होता है, हेट्रोक्रोमेटिन से भी होता है, यानी कि दोनों से होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए तथा बी दोनों पर लगा दोगे। और ये आपको यहाँ पर याद कर लेना कि गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन से भी होता है और हेट्रोक्रोमेटिन से भी होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको याद होना चाहिए डार्विन ने किया था। एक बार फिर से आप लोग ये रिपीट करेंगे कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप बताओगे डार्विन ने किया। तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो बिडाल परीक्षण होता है, बिडाल परीक्षण या फिर आप बोल सकते हो बिडाल टेस्ट, वो किस बीमारी की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए हम लोग बिडाल परीक्षण करवाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, 2 बार पूछा भी गया है। आपको याद रखना है टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड बीमारी जो किसी को हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग बिडाल परीक्षण करवाते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि किस व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इस पेज पर हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन को कर लिया है। तो इसे आप लोग देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं। टोटल 28 प्रश्न मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग 28 के 28 प्रश्न को आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कूट फल है। तो हम लोग को बताना है कि निम्न में से कूट फल कौन सा है। कूट फल या फिर लिखा हो असत्य फल, बात एक ही है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कूट फल लिखा हो या फिर असत्य फल लिखा हो, तो हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा कूट फल है, यानी कि असत्य फल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22-23 में 2 बार पूछा भी गया है। तो सेब आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेब आपका एक आभासी फल है, आप बोल सकते हो असत्य फल है, या फिर आप बोल सकते हो कूट फल है। तो ये तीनों आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेब जो आपका होता है आपका कूट फल होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि जो सेब होता है वह आपका एक कूट फल होता है। फिर इसे हम लोग याद कर लोगे आप लोग जल्दी से। फिर हम लोग अगले पेज मतलब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता कहते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, 2-3 बार आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखोगे कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को हम लोग भारतीय भूण विज्ञान का पिता बोलते हैं। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो इसे आपको याद कर लेना है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो इसे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में अभी तक कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही में जब 28 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब भी आप लोग अपना बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, इसमें कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, भारतीय भूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो आप बताओगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। सबसे पहले आप लोगोगे एमटीपी फिर बराबर लगा के लिख दोगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो आपको बताना है कि किसने पुष्टि की कि डीएनए आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज। इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि लिखने का तो समय आपके पास उतना है नहीं। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और वरना आप लोग 1-2 बार जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सभी को आपको 3-4 बार कम से कम अपने मन में पढ़ना है और 1-2 बार कमेंट कर देना है, ताकि आपको ये याद होता रहे उसी टाइम पर। आपको बिल्कुल भी समय भी वेस्ट नहीं होगा आपका, और क्वेश्चन भी आपका याद होता रहेगा और आपका थोड़ा सा मन भी लगा रहेगा। और आप लोग डायरेक्टली केवल देखते रहोगे तो देखने से याद नहीं होगा, आप लोगों को अपने मन में उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा और साथ ही में कमेंट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन याद होते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग केवल देखते हो तो हो सकता है कि आगे चल के आप लोग भूल जाओ। तो इसीलिए आप लोग 2-3 बार मन में रिवाइज करते रहिएगा और साथ में कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो आप लोग बता सकते हैं एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज जो आपका होता है वह आपका एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपका डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट देता है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। इन सारे प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को ये एक बार रिवाइज हो जाए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है उसको आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, दोहरा निषेचन होता है। हमको बताना है एक दोहरा निषेचन किस में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2008 में, 14 में, 16 में, 22 में, यानी कई बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि दोहरा निषेचन आखिर किस में होता है। तो आप याद रखोगे कि जो दोहरा निषेचन होता है वो आपका आवर्तबीजी पादपों में होता है, और ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और साथ ही में ये जो आपका कह सकते हैं कि थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, उसे भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो भी है दोहरा निषेचन जो टॉपिक होता है आपका बोर्ड परीक्षा में 1, 2, 3 नंबर में आता ही आता है। तो उसे भी आपको याद कर लेना है। दोहरा निषेचन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोहरा निषेचन आपका आवर्तबीजी पादपों में होता है, इसे आप लोग रट लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण, यानी कि क्रोमोसोमीय आप बोल सकते हो या फिर गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण हम लोग को बताना है। ये भी आपका 2 बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोमीय या फिर आप बोल सकते हो गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण कौन सा है। तो आप बताओगे टर्नर सिंड्रोम। इसे भी आप लोग कमेंट करते रहोगे। अब ये सारे टिक मैंने इसलिए पहले से लगा रखे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, और आप लोग केवल उसी चीज को पढ़ो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो चीज आप लोगों के लिए इजी पड़े, ठीक है। अब इसे मान लीजिए आप लोग चारों ऑप्शन को देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैंने इस पे पहले से सही ऑप्शन लगा दिया था कि आप लोग याद करो क्रोमोसोमी विकार का उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसी प्रकार से आप लोग याद करोगे, याद होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि डीएनए और आरएनए में समानता है। आप लोग बताओ कि डीएनए और आरएनए में कौन सी समानता पाई जाती है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया था कि दोनों में एक शर्करा पाई जाती है। दूसरा आपका दिया गया है कि दोनों एक समान पिरिमिडीन से युक्त होते हैं। तीसरा आपका दिया गया है दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। तो ये आपका समानता होती है डीएनए और आरएनए में, क्योंकि दोनों जो आपके होते हैं वो आपके न्यूक्लियोटाइड्स की बोल सकते हो आप लोग पॉलीमर श्रृंखलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि उत्परिवर्तनवाद दिया था। हम लोग को बताना है उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ। आपको पता होना चाहिए कि उत्परिवर्तनवाद आखिर किसने दिया था। तो आप लोग याद रखोगे ह्यूगो डी व्रीज ने। ये चीज भी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इसे आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया डेंगू या फिर आप बोल सकते हो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। हम लोग को बताना है डेंगू बुखार का वाहक कौन सा है। तो आप लोग बता सकते हैं एडीज जो मच्छर होता है वो आपका डेंगू बुखार का वाहक है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए और साथ ही में कमेंट कर दीजिए कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए सारे प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न हम लोग ने इस पेज पर करे हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पर हम लोग और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। ये हमको बताना है पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कैसा होता है। पहला ऑप्शन में आपको जो दिया गया 7 कोश के 8 केंद्रकीय। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो आपका 7 कोश के और 8 केंद्रकीय होता है। और ये चीज मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश जो आपका होता है वो 8 कोश के और कह सकते हैं 7 कोश के और 8 केंद्रकीय क्यों होता है और कैसे होता है। मैंने आपको समझाया भी था कि इस प्रकार से आपका होता है, क्योंकि 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और 3 कोशिका नीचे होती हैं, 1 कोशिका बीच में होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ऊपर वाली कोशिकाओं में 1-1 केंद्रक होते हैं, नीचे वाली कोशिकाओं में 1-1 केंद्रक होते हैं। यानी कि 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 1 कोशिका बीच में, कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई। और केंद्र की बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक बीच में, तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8 केंद्रक हो गए। तो यही चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है आपका 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। तो इसे जैसा मैंने आपको चित्र में बना करके दिखाया उसी प्रकार से आपको याद रखना, ताकि आप लोग आगे चल के कंफ्यूज ना हो। तो इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश जो आपका होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो इसे भी रट लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि एंड्रोजन स्रावित होता है। हम लोग को बताना है एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है। तो आप लोग सही आंसर बताएंगे लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। कहाँ से स्रावित होता है तो आप लोग बताओगे एंड्रोजन आपका लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि क्या पुरुष से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था गोलिया, दूसरा आपका दिया गया था ट्यूबेक्टोमी, तीसरा आपका दिया गया था वासेक्टोमी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पुरुष से संबंधित है वो आपका है वासेक्टोमी, जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी बोलते हैं हिंदी में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पुरुष से संबंधित है वो आपका है वासेक्टोमी। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत लोगों को पता भी है पहले से होगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सही आंसर होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होता है, तो इसे भी आप लोग रट लीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। हमको बताना है कि मंगोली जड़ता जो होती है वो रोग किस कारण से होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, यानी कि 2 होने चाहिए लेकिन वहाँ पर जब 3 हो जाए, यानी कि एकाधिक सूत्रता हो जाए, तो फिर मंगोली जड़ता रोग हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता यानी कि एक अधिक हो जाना ही आपका मंगोली जड़ता रोग का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है। और यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। बस अब हमारा जो 28 प्रश्न बताए थे मैंने आपको, बस कुछ ही समय में आपका समाप्त होने वाले हैं। तो अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। हम लोग को बताना क्या है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताओगे फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसे भी रट लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। तो इसे आप लोग कमेंट कर दीजिए और एक दो बार रट लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि डीएनए का रासायनिक चाकू। तो हमको बताना है डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि डीएनए का रासायनिक चाकू आपका होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसे एक दो बार आप लोग पढ़ोगे, एक दो बार रटोगे, फिर कमेंट करोगे, फिर ये आपको याद हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया, तो इसे भी एक बार जरूर देख लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको बीटी दिखाई देगा वो सभी आपके अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो जो बीटी मक्का है ये भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। बीटी काटन भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। बीटी राइस भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। इससे आप बता सकते हो कि ये सभी आपके अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। 2023 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन है। तो जितने में भी बीटी लिखा है सभी आपके बोल सकते हो आप लोग कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए और कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हम लोग को नाम बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो आपके भारतीय वैज्ञानिक कौन है हमको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18-22 में 2 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो आप लोग याद रखोगे रामदेव मिश्रा, और कमेंट भी कर दोगे कि रामदेव मिश्रा जी भारतीय कह सकते हो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। तो इसे भी आप लोग एक बार दो बार रट लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग रट लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। हम लोग को बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है कि चिकित्सा में, दूसरा आपका दिया गया कृषि में, तीसरा आपका दिया गया पारजीवी जीव में, या फिर चौथा दिया गया कि इन सभी में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में भी, कृषि में भी, पारजीवी जीव में भी। तो आप बता सकते हो कि इन सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ भी है, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि पार्थिव तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। तो ये भी आपका मैं पहले ही बता चुका हूँ, आर मिश्रा यानी कि रामदेव मिश्रा। ठीक है, यह आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि पार्थिव तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक आपके रामदेव मिश्रा हैं। तो इसे भी रट लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम लोग तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको बताना ही कौन सा एंजाइम आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाला एंजाइम का नाम हम लोगों ने समझा था। लेकिन अब हम लोग को इसमें समझना ही कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो आप लोग बताओगे लाइगेज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए 2-3 बार और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए और साथ ही में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। और साथ ही में सभी प्रश्नों का आंसर तो आपको बताना ही था, साथ में ये भी आपको ईमानदारी से बताना था कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।